पीछे पर्दा लग जाएगा तो फिर चालू कर देंगे कल से, ठीक है। चल, इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा बताओ, इतिहास जो है इसके जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास जो है भैया इसके कितने भाग हैं? 3। कितने भाग हैं जल्दी बताइए? 3। इतिहास के कितने भाग हैं? 3। अब यहां पर मैंने आपको कल बताया था कि इतिहास के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग कौन सा है? प्रागैतिहासिक। कौन सा है? प्रागैतिहासिक। दूसरा आग ऐतिहासिक। कौन सा होगा भाई? आग ऐतिहासिक। और तीसरा कौन सा होगा? ऐतिहासिक। कौन सा होगा? ऐतिहासिक। तो इतिहास से कितने भाग हैं? 3। हम पढ़ रहे हैं कौन सा इतिहास? प्राचीन भारत का। कौन सा इतिहास? प्राचीन भारत का इतिहास। अब जल्दी बताइए कि ऐसा इतिहास जिसका ना तो हमें लिपि पता है, ना ही हम उसे लेखन कार्य में ढूंढ पाए, और ना ही जिसे हम पढ़ सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। मतलब ऐसा इतिहास जिसका हमें लिपि का ज्ञान नहीं है, लिखावट का कोई काम नहीं मिला, ठीक है, और इसको हम पढ़ भी नहीं पाए। अब भाई बताइए कि जब हम लिपि ही नहीं है हमारे पास तो हम पढ़ेंगे कहां से? हमारे पास लेखन कार्य ही नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल के समय पर जो मनुष्य था ये आदि मानव था। क्या था? आदि मानव। तो आदि मानव था। आदि मानव होने के कारण इसको इतना ही ज्ञान नहीं था भाई साहब कि ये लिखे कुछ पढ़े इतिहास को। अब मेरे पिता कौन है, माता कौन है, तो उसको कुछ भी नहीं पता। आदि मानव का काम सिर्फ इतना रहता था उस समय कि उसको बस अपना पेट भरना है, शिकार करना है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के जितने भी जो जीव थे मनुष्य जाति में, उसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। और उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि हमको कुछ लिखना है, पढ़ना है। उनका केवल उद्देश्य ये था कि हमारा पेट भरना चाहिए। पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों की छाल लपेटते थे, ठीक है। तो ये प्रागैतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल के विषय में हम बात करें तो एक ऐसा समय कि जिसका हमको लिखावट या लेखन सामग्री तो मिल गई है, लेखन सामग्री हमें मिल गई है, लेकिन हम इस लेखन सामग्री को पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जल्दी बताइए, जिसकी हमें लेखन सामग्री नहीं मिली उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। जिसकी लेखन सामग्री मिल गई है लेकिन पढ़ नहीं पा, वेरी गुड। जिसकी हमें लेखन सामग्री भी पता है, लेखन सामग्री भी पता है और इसे हम पढ़ भी पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमें यह जानना है कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो हम कितने समय पहले से पढ़ना चालू करेंगे? 35,000 वर्ष पहले। तो 35,000 वर्ष, आज से 35,000 वर्ष पहले अपन चलेंगे और फिर वहां से इतिहास को पढ़ते हुए आएंगे। चलिए, तो हम चलते हैं आगे भैया। हमने कितने भाग पढ़े इतिहास के? 3। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद क्या पढ़ा? आग ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या पढ़ा? ऐतिहासिक। क्या पढ़ा? ऐतिहासिक काल। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि जिसकी लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल। जिसकी लेखन सामग्री उपलब्ध है लेकिन पढ़ नहीं पाए, आग ऐतिहासिक काल। और ऐसा इतिहास जिसकी लेखन सामग्री उपलब्ध है और इसे हम पढ़ भी पा रहे हैं, क्या बोलेंगे? बहुत बड़ी। अब प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम बात करें तो यह है 35,000 साल से, ठीक है, कहां तक? 10,000 साल तक चलता है, ठीक है। लेकिन ये भैया पीछे क्यों चल रहा है? ये पीछे इसलिए चल रहा है कि ये ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना है। अब ईसा मसीह कौन थे? तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, जो क्रिश्चियन समाज है, ठीक है, क्रिश्चियन समुदाय के जो ईश्वर हैं, इन्हें हम कहते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उस सन को कहते हैं 0। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन्हें हम कहते हैं ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो ईसा पूर्व, इसे हम बीसी के नाम से भी जानते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, ठीक। ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं इन्हें हम जानते हैं ईसवी के नाम से। ईसवी के नाम से इसे हम कहते हैं एडी या ईसवी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं क्या कहलाती हैं? बीसी या ईसा पूर्व। ये क्या कहलाती हैं? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं ईसवी या एडी या एनो डोमिनी। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था 35,000 से लेकर 10,000 बीसी तक कौन सा इतिहास चला? प्रागैतिहासिक। अब आग ऐतिहासिक काल क्या कहेंगे? जिसका हमें लेखन सामग्री तो मिल गई है भाई, इसकी हमें लेखन सामग्री मिल गई, लेकिन क्या हम इसे पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। तो ये कब से कब तक चला? तो ये चला 10,000 बीसी से कहां तक? 5,000 बीसी तक। कहां तक चला? 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक।
इसके बाद ऐतिहासिक काल, ये तो हम पढ़ने जा ही रहे हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक, गलत बता दिया क्या, 2500 है, कितना है 2500, सॉरी 5,000 ही, कितना है 5,000। चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम चालू करते हैं और यहां पर लिखते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या है भैया प्रागैतिहासिक काल? तो प्रागैतिहासिक काल का एक और नाम है, इसे हम कह सकते हैं पाषाण काल। क्या कह सकते हैं? पाषाण काल। क्या है, देखिए पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पाषाण काल का मतलब होता है भाई कि पत्थरों का काम, पूरा का पूरा पत्थरों का काम। पुराने समय में मनुष्य को पत्थर के अलावा किसी और वस्तु थी नहीं, उसके पास तांबा नहीं था, लोहा नहीं था, सोना नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल उसके पास था तो एक चीज थी, पत्थर। तो पत्थरों का युग कह सकते हैं या पाषाण काल कह सकते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल जो है भाई साहब, हम प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं। पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय पर पत्थरों का ही प्रयोग हुआ पूरा। ठीक है, आज भी हम पत्थरों का प्रयोग पुराने समय से करते आ रहे हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि आप देख लो अपने घर में जो मसाला वगैरह बांटते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको? सिलबट्टा, है ना? तो आज भी चल रहा है, वो कूटते हैं जिससे खलबट्टा बोलते हैं उसको, है ना? तो ये सब पत्थरों से ही चल रहा है ना काम। तो याद रखना पाषाण काल, उस समय पर पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो यह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार। 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? सबसे पहले याद करेंगे पुरा पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? पुरा पाषाण। उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण। कौन सा पाषाण काल? और कहीं कहीं पर आपको उत्तर पाषाण काल भी देखने को मिलता है। कौन सा पाषाण काल? उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण काल का मतलब ये होता है पाषाण काल के खत्म होने के बाद की घटना। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आगे बात करें पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल क्या है भाई? ये कब से कब तक चला बताएं? तो ये पुरा पाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो इस समय की हम बात करें, ये 10,000 से लेकर पूरा पूरा चलता है 5,000 तक। कहां तक चलता है? 10,000 से लेकर कहां तक चलता है? 5,000, 5,000 बीसी तक। देखिए, हाँ सॉरी 35,000 है। 35,000 से कहां तक चलता है? 10,000। अब यहां पर, हाँ अब यहां पर हम बात करें कि भाई पुरा पाषाण काल जो है, इसमें जो मनुष्य था ये कैसा जीवन जीता था? इसका काम क्या था? केवल पेट भरना। इस समय का जो मनुष्य था इसे हम क्या कहते हैं? आदि मानव। क्या कहते हैं? आदि मानव। ठीक है, और इस समय ये व्यक्ति केवल शिकार करने के लिए जाना जाता था। शिकार के अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं था, केवल खाना और कहीं पर भी सो जाना। आप भालू को जानते होंगे, भालू देखा होगा टीवी में। ठीक, भालू क्या करता है? खाता है, कहीं भी कैसे भी पड़ा रहता है, पेड़ पर चढ़ जाता है, सोता है। तो ऐसे ही मनुष्य भी रहता था। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या था? शिकार। लेकिन पुरा पाषाण काल से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस समय काय की खोज हो गई थी भाई? आग की। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। जल्दी बताएं, पुरा पाषाण काल में किस चीज की खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। काय की खोज हुई थी? आग की खोज हो गई थी। अब हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल के बारे में हम बात करें तो यहां पर मनुष्य को उसका साथी मिला जिसका नाम क्या था? कुत्ता। क्या नाम मिला? कुत्ता। तो ध्यान रखना, मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन सा था? मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। अब आगे अगर हम बात करें तो इस समय मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव हुआ करते थे, इन्होंने अपने बड़े बड़े हथियारों को छोटा कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हथियार क्या हो गए भाई? यहां पर हथियार क्या हो गए? छोटे। यहां पर हथियार क्या हो गए? छोटे हो गए। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक काम और हुआ, यहां पर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया। तो इसका मतलब यह है, हम कह सकते हैं कि यहां पर अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। कौन सा कार्यक्रम हुआ? कौन सा कार्यक्रम हुआ? अंत्येष्टि कार्यक्रम। चलिए, तो बताएं जरा, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का किस काल में विवरण है? पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? अब आगे एक सवाल और पूछ सकता है वो आपसे कि भैया बताएं चित्रकला का विवरण किसमें है? तो चित्रकला भी किसमें है? मध्य पाषाण काल। अब यहां तक देखिए, यहां का मनुष्य केवल शिकार करता था, खाना खाता था, पत्थरों पर रहता था, पत्थरों से सारे काम करता था। लेकिन यहां जाके व्यक्ति समझदार हो जाता है। ये कब से कब तक चला बताएं? मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,000 बीसी। ठीक है, अब यहां पर चलेंगे, देखिए चित्रकला यहां पर हो गई। अब नव पाषाण काल की बात चलेगी तो ये 5,000 से कहां तक चला? 5,000 से कहां तक चला? 2500।
2500 BC। नवपाषाण काल के बारे में अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल में देखिए यहां तक का मनुष्य समझदार हो गया है। अब देखिए मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता भी पाल लिया है, पालतू पशु क्या हो गया है, कुत्ता। अब भाई देखिए जब जानवरों से प्रेम हो रहा है तो मनुष्य से भी प्रेम हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, अब इन्होंने मनुष्य से प्रेम करना चालू कर दिया। मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लव स्टोरी इसकी चालू हो गई। तो लव स्टोरी कहां से चालू हुई मनुष्य की? नवपाषाण काल से। कहां से चालू हुई? अब जल्दी बताएं कि किस पाषाण काल के पहले का मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी रहता था? नवपाषाण काल से पहले का मनुष्य बहुत सुखी रहता था, क्योंकि यहाँ पर कौन सी स्टोरी चालू हो जाती है? लव स्टोरी। उसके बाद फिर भयंकर परेशान, है ना। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले देखिए परेशानी, देखिए जैसे ही लव स्टोरी चालू होती है व्यक्ति का सबसे बड़ा मतलब एकदम शुरुआत में ही उसके ऊपर बोझ पड़ जाता है। क्या बोझ पड़ जाता है? जिससे इसको प्रेम होता है वो उससे बोलती है कि भैया देखो हमें प्रेम तो हो गया है तुमसे, लेकिन आप एक काम तो करो। रहेंगे कहाँ? घर बनाओ। तो मनुष्य ने स्थायी आवास की प्रवृत्ति अपनाई। जो व्यक्ति कहीं भी खाता था और बढ़िया पड़ा रहता था एकदम ऐसे, अब वो एक जगह पर कैद हो जाएगा। तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति या स्थायी निवास की प्रकृति कहां से ली गई है? नवपाषाण काल से। अब भैया अब आप देखो, मतलब स्थायी निवास कर लिया, रहने लगा बढ़िया पत्नी के साथ में, बच्चे भी हो गए। अब पत्नी आगे करके बोले कि यार चलो ठीक है अब स्थायी निवास तो हो गया, अब एक काम करो, खाएंगे क्या? तो अब क्या करना पड़ेगा? खेती करना पड़ेगा। तो क्या हुआ भैया? खेती या कृषि का विकास किया, खेती करने लगा। अब खेती करते करते अब खेती की पैदावार ज्यादा होने लगी। तो अब वो बोले कि ये खेती को, अब वो पत्नी बोले कि पूरा का पूरा अनाज घर लेके आओ। पड़ोसन देख रही है, नजर लगाएगी, पड़ोसन चोरी कर लेगी, क्या करेंगे? अब उनने का क्या करना चाहिए? पूरे अनाज को घर लेकर जाना है, वाहन होना चाहिए। तो वाहन के लिए उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। अब बैलगाड़ी बनाने के लिए काय का आविष्कार किया? पहिए का। तो इन्होंने फिर काय का आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार किया। अब पहिए का आविष्कार किया, अब पहिए काय से बनते हैं? लकड़ी से। लकड़ी को काटना चाहिए तो काय से कटेगा? कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर और काय का आविष्कार हुआ? कुल्हाड़ी का। अब भैया उस समय इनको लोहा तो मिला नहीं था, तो सबसे पहले इन्हें क्या मिला था? तांबा। तो तांबे की खोज की। काय की खोज की? तांबे की। तो जल्दी बताएं अब मुझे आंसर सारे सवालों के कि भैया पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है। हाँ बताएं, किस समय का मनुष्य खाना बदोश हुआ करता था? किस समय का मनुष्य केवल शिकार से मतलब रखता था? बताएं, स्थायी निवास की प्रकृति कहां से आई? हथियार छोटे कहां कर लिए? आदि मानव कहां था? अच्छा एक बात और सुनिए, यहां का व्यक्ति जब खेत में जाएगा, खेती करेगा, तो खाना खाने के लिए उसके पास कुछ होना कि नहीं होना? तो डब्बा अब्बा भी चाहिए। तो यहां से फिर मनके बनाने भी चालू हो गए थे। क्या बनाने? मनके बनाने, मनके या मटके। तो मनके या मटके बनाने की प्रकृति भी कहां से आ गई है? नवपाषाण। कहां से आ गई है? सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आगे हम चलेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भैया मनुष्य ने खेती तो की, लेकिन सबसे पहले मनुष्य ने खेती की तो भैया काय की खेती करी? काय की खेती करी? सबसे पहले मनुष्य ने जौ की खेती करी। जौ के बाद काय की? गेहूं। जौ के बाद काय की? गेहूं की। और याद रखना, खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो मिला वो कहां से मिला? मैहरगढ़। कहां है मैहरगढ़? मैहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान। मैहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहां से मिले? मैहरगढ़ से। अब आपसे बात करें, भैया आप चावल की बात करते हो, क्या चावल भी उगाया जाता था? हाँ, बाद में चावल भी लगाया गया। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा। कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा नाम की जगह कहां पर है? गुजरात। तो बताएं, मनुष्य ने चावल के बारे में जाना, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहां पर है? गुजरात। अब मनुष्य ने खेती की थी, लेकिन वो खेती कितने समय पहले की थी बताएं? ध्यान रखना, 7000 BC पूर्व या 7000 ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट। तो 7000 साल पहले मनुष्य ने खेती की थी। इसके साक्ष्य कहां मिले हैं? मैहरगढ़। मैहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान। सबसे पहले कौन सी फसलों का प्रयोग किया? गेहूं और चावल। काय का? गेहूं। अच्छा आपसे पूछे कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार का उपयोग किया, तो आप क्या बोलोगे? कुल्हाड़ी। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो आप क्या बोलोगे भैया? तांबा का प्रयोग किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसका प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग। चलिए
अब चलते हैं अपन आगे, आगे पढ़ने के लिए अब हम चलेंगे आग ऐतिहासिक काल। जल्दी बताएंगे आग ऐतिहासिक काल, जिसका हमें लेखन सामग्री तो मिल गई है भाई, लेकिन क्या नहीं मिला है, पढ़ने की लिपि नहीं मिल पाई है। इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसको हम क्या नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आग ऐतिहासिक काल के विषय में हम बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आग ऐतिहासिक काल के विषय में अगर हम बात करें तो कहां पर जानेंगे, कौन सी घटना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो घटना हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ। ठीक है, आपने देखी होगी एक मूवी मोहनजोदारो, जिसमें देखिए कितने लोगों ने देखी, ऋतिक रोशन की है ना, क्या नाम रहता है उसका, मोहनजोदारो, ये तो मूवी का नाम था भाई। चलो तो चलो देखो यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर हम बात करें, ये क्या है अपना प्यारा भारत। तो भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले पाकिस्तान किसका हिस्सा था, अफगानिस्तान का। तो ये जो पाकिस्तान वर्तमान स्वरूप देखने को आपको मिलता है, ये पाकिस्तान पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, भारत का, भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो भारत में और पाकिस्तान में दोनों ही जगह की हम बात करें, यहां पर एक बहुत विस्तृत सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब एक ऐसा युग, एक ऐसा समाज जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। और ये लोग भयंकर समझदार थे। आज के समय में हम जितने समझदार हैं लगभग उतने समझदार ये उस समय भी थे। बिल्कुल पक्के मकान, बिल्कुल स्नानागार, स्नान करने के लिए स्नानागार, बढ़िया बढ़िया बाथरूम, एकदम बड़े बड़े डांस करने के लिए क्या बोलते हैं जिसमें डांस करते हैं उसको, क्लब, हाँ तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी। किचन भी बड़ा बड़ा हुआ करता था, रसोई घर। तो ये बहुत बेहतरीन एक समाज था, बहुत पढ़ा लिखा समाज था। ये भारत के साथ साथ कहां पर फैला हुआ था, पाकिस्तान। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप इस तरफ का, ये कौन है आपका, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पूरा जो हिस्सा है ये भारत में भी थे, इतने इलाके में ये फैले हुए थे। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान में थे कहां के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक का। तो बताएं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका आकार कैसा था, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, त्रिभुजाकार, कि समोसे के आकार का, त्रिभुजाकार। अब आपसे पूछे कि भैया पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना बोलोगे, 32,87,263, है ना। तो ये भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका क्षेत्रफल कितना था उस सिंधु घाटी, तो आपको क्या बोलना है, 13 लाख, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग, कितना था, 13 लाख। अब आपसे पूछे कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल। किसने नाम दिया, जॉन मार्शल। अच्छा, इससे पहले आप कौन सा इतिहास पढ़कर आए हैं, प्रागैतिहासिक। कौन सा, प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने बताया, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रखा, जॉन मार्शल। किसने रखा। अब आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो इसने रखा जॉन मार्शल ने, ठीक है, लेकिन इसकी खोज किसने की, दयाराम। किसने करी खोज, दयाराम साहनी। किसने की है, दयाराम साहनी। ठीक है, ध्यान रखना। आप कैसे याद करोगे कि भाई सिंधु का मतलब साधु, सिंधु का मतलब साधु, और साधु बड़े दयावान होते हैं, साधु बड़े दयावान होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन ने की, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन ने की, दयाराम। सबसे पहले कौन सी फसल का पैदावार हुआ, गेहूं और जौ। सबसे पहले कौन सी फसल, गेहूं और जौ। चावल के साक्ष्य कहां से मिले, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहां पर है, गुजरात। मैहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान। मैहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान। सबसे पहला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। सबसे पहली धातु कौन सी थी। किस समय का व्यक्ति केवल खाना बदोश था, और अब किस समय का व्यक्ति जो है तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। किस समय का व्यक्ति जो था स्थायी निवास की प्रकृति अपनाई।
किस समय पर मन के बनाए गए? किस समय हथियारों को छोटा किया गया? किस समय मनुष्य का पालतू पशु कुत्ता था? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चल अब चलेंगे अपन आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, यहां हेडिंग डालते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो जल्दी बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अब आपसे बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मिशन, चार्ल्स मिशन। इन्होंने क्या दी? जानकारी। इन्होंने क्या दी? जानकारी। अच्छा, खुदाई किसने करी? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम। इन्होंने क्या करी भाई? खुदाई। इन्होंने क्या करी? खुदाई। अच्छा, इसकी जानकारी, इसका नाम कौन ने दिया? नाम किसने दिया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसका क्या दिया? नाम दिया। अब आगे अगर आपसे बात करें भाई कि सबसे पहले जो व्यक्ति सर्वेक्षण करने गया था, सर्वे करने गया था, उसका नाम क्या था? तो सर्वेक्षण करने गया था जो व्यक्ति, उसका नाम था क्या? जेम्स कनिंघम। क्या नाम था इसका? जेम्स कनिंघम ने क्या किया, जल्दी बताएं? सर्वे। जेम्स कनिंघम ने क्या किया? सर्वे। जानकारी किसने दी? जानकारी चार्ल्स मेसन। सर्वेक्षण किसने किया? अच्छा, नाम किसने रखा? खुदाई किसने की? दयाराम साहनी। अब जल्दी बताएं, आपसे अगर पूछे मेरे भाई मेरे दोस्त की सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? कैसा था? कैसा था? त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार इसका आकार था। अब आपसे पूछेगा भाई त्रिभुजाकार में सबसे ऊपर का भी कोई हिस्सा होगा, सबसे पश्चिमी हिस्सा भी होगा, सबसे पूर्वी हिस्सा भी होगा, सबसे दक्षिणी हिस्सा भी होगा। अरे होगा या नहीं होगा? चलिए बहुत बढ़िया। तो जल्दी से मुझे बताएं कि सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा था? मादा। कौन सा था? मादा। मादा किस नदी के तट पर था? चिनाब। किस नदी के तट पर था? चिनाब। अच्छा, कौन सी जगह पर? जम्मू कश्मीर। राज्य कौन सा था? जम्मू। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा था? मादा। मादा कहां पर था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी के तट पर था? अब जल्दी बताएं कि सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा था? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा था? सुतकांगे डोर। और सुतकांगे डोर के बारे में अगर अपन बात करें तो सुतकांगे डोर किस नदी के तहत? कौन सी नदी? दास। दास नदी के तट पर था। अच्छा, सुतकांगे डोर कहां पर पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं सबसे दक्षिणी शहर कौन सा था? देमाबाद। कौन सा था? देमाबाद। सबसे दक्षिणी शहर देमाबाद। ये कौन सी नदी पर था? कौन सी नदी पर? प्रवरा। कौन सी नदी पर? प्रवरा। सबसे पूर्वी शहर? आलमगीरपुर। 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 आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था? हिंडन। कौन सी नदी के तट पर? हिंडन। ठीक है, तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था कि देखो भैया, मादा मतलब मैदा, और मैदा काय में रखा है? नाव। तो मादा किस नदी के तट पर है? चिनाब। और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में ही बहती है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सभी नदियां जम्मू कश्मीर के इलाके से जाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। और व्यास नदी को छोड़कर बाकी सारी नदियां कहां पर जाती हैं? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाके चिनाब में मिलती है, और चिनाब जाके किससे मिलती है? सिंधु से। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। ध्यान रखना। अब यहां पर ये सारी चीजें पता चल गई भाई, जल्दी बताएं मादा नदी, मादा जो शहर है वो किस नदी के तट पर है? चिनाब। सुतकांगे डोर? दास। किस नदी के तट पर है? दास। और जल्दी बताएं सुतकांगे डोर कहां पर है? पाकिस्तान। देमाबाद, प्रवरा। देमाबाद, प्रवरा। देमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र। देमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र। आलमगीर पर कौन सी नदी पर? हिंडन। कहां पर है? यूपी। ठीक है, चल तो अब आंसर दीजिए जल्दी से कि मादा जो है शहर, ये किस नदी के तट पर है? देमाबाद। देमाबाद, सुतकांगे डोर, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चल
अब अपन आगे चलते हैं। तो पहले अपन ने जितना पढ़ा पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। पानी है क्या भाई? एक बार देख लीजिए इसको। ये जितनी भी पीडीएफ है, ये भी चाहिए क्या तुमको? ये पीडीएफ, ये इसको निकाल के मोबाइल से करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना मनीष का, याद से। हाँ चलो जल्दी बताओ, इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस। बताएं ऐसा इतिहास जिसकी ना तो लिपि पता है ना जिसे हम पढ़ सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल। क्या प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं? आग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लेखन सामग्री है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल जिसको हम लिखा भी है और पढ़ा भी है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे हमने क्या पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल का समय कब से कब तक है? 35,000 से 10,000 तक। चलिए आप बताएं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं बीसी और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं एडी, क्या कहलाएंगी? एडी। चलो आगे चलेंगे, जल्दी बताएं मुझे, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं क्या? हाँ। चलो बताओ कितने भाग हैं इसके? 3। कितने भाग हैं? 3। एक उत्तर पाषाण काल भी है लेकिन ये सब नहीं पूछा जाता, टेंशन मत लो। पूरा पाषाण काल के बारे में बात करें, कब से कब तक चला? 35,000 से 10,000। अच्छा, यहाँ का व्यक्ति आदि मानव था, शिकार करता था। आईएमपी क्वेश्चन क्या है? आग का आविष्कार किया। मध्य पाषाण काल का व्यक्ति जो है, इसमें अंत्येष्टि संस्कार थे। पालतू पशु क्या था? कुत्ता। हथियार कैसे हो गए थे? छोटे। और क्या करता था? चित्रकला। चलो सबसे मेन जो भूमिका रही वो यहां से रही, जिसने चित्र बनाने चालू कर दिए। क्या बनाने चालू कर दिए? बस तो प्रवेश कर गए नव पाषाण काल में, है ना। तो यहां पर बता, स्थायी निवास था, कृषि करता था, पहिए की खोज हुई, कुल्हाड़ी की खोज हुई, तांबा की खोज हुई। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमने देखा सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? मैहरगढ़। और मैहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान। कौन सी खेती? जौ। और कौन सी खेती? गेहूं। चावल के साक्ष्य कहां मिले हैं? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहां पर है? गुजरात। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले खेती के बारे में हमें कब की बात पता है? 7,000। सबसे पहले खेती के साक्ष्य कब, मतलब ऐसा माना जाता है कि 7,000 साल पहले खेती होती थी। कहां पर? मैहरगढ़। ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमने आगे क्या पढ़ा भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आग ऐतिहासिक काल जो हमने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। इसका आकार कैसा है? त्रिभुज के जैसा। कितना एरिया है? 13 लाख वर्ग। अच्छा, इसकी जानकारी किसने दी? अच्छा, प्रागैतिहासिक काल के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी? चार्ल्स मिशेल। खुदाई किसने करी? दयाराम साहनी। नाम किसने दिया? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स करें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है? मादा। कौन सी नदी के तट पर? चिनाब। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। सबसे पश्चिमी कौन सा है? सुत्कांगेडो। कौन सी नदी के तट पर? दास। कहां पर है? पाकिस्तान। चलिए अब बताएं सबसे पूर्वी कौन सा है? आलमगीर। कहां पर है? यूपी। कौन सी नदी के तट पर? हिंडन। अब सबसे दक्षिणी कौन सा है? देमाबाद। कौन सी नदी पर है? प्रवरा। बहुत बढ़िया। अब चलें आगे। चलो अब चलेंगे भैया आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति ने खुदाई चालू करी। खुदाई करते करते इन्होंने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ ईंट वीट मिली है। और खुदाई करी और उनको खुदाई करते करते आखिरी में जाकर देखा कि बहुत बड़ा कमरा है। तो 1 साल तक 1921 से लेकर 1922-23 तक चलती रही खुदाई। अब उनने बोला भाई ये तो बहुत बड़ा शहर है। तो एक ही शहर में पूरी खुदाई चली, तो उनको ये लगा कि भाई एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, तो इसका नाम उन्होंने दे दिया हड़प्पा। क्या नाम दे दिया? हड़प्पा। तो ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में, सभ्यता का मतलब पूरा समाज, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें जितना बड़ा समाज था उस समाज का एक छोटा सा हिस्सा था हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? उस सभ्यता का एक शहर। जैसे भारत पूरा देश है
भारत देश में मध्य प्रदेश उसका एक राज्य है और इटारसी में हम हैं, तो इटारसी क्या है? एक शहर। तो ऐसे ही हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था, लेकिन उस समय के वैज्ञानिकों ने ये सोच लिया कि भाई साहब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, सबसे पहले उसी की खुदाई चालू हुई थी, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है, कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर हम बात करें कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कहां पर पाई गई, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता ये पाई गई भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। लेकिन इसका जो शहर है हड़प्पा, ये कहां पर मिला? तो ये कहां पर मिला है मेरे भाई? पाकिस्तान। ये कहां पर मिला है? पाकिस्तान। और ये कौन सी नदी के तट पर है? रावी। कौन सी नदी के तट पर है? रावी। कौन सी नदी के तट पर है? रावी। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1921, 1921। तो हमें कब पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? 1921। कब पता चला? 1921। चलिए, अब ये कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कहां पर स्थित है? मांटगोमरी। कहां पर है? पाकिस्तान में कहां पर है? कहां पर स्थित है? मांटगोमरी क्या है? जिला। कहां का? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। कब मिले? 1921 में। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। किसको खोजा गया? हड़प्पा। अरे भाई, किसको खोजा गया? हाँ या ना? अब दयाराम साहनी के अलावा एक व्यक्ति और था जिन्होंने इसकी मदद की थी। क्या नाम था उसका? माधव स्वरूप। क्या नाम था? अरे नहीं बेटा, माधव स्वरूप। क्या नाम था? माधव स्वरूप। राखला दास बनर्जी। किसने? माधव स्वरूप। तो राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप नाम के दो व्यक्तियों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब जब खोज की तो इन्हें क्या मिला? इन्हें सबसे पहले मिला कुम्हार की चाक। कुम्हार की चाक। जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार क्या बनाता है? मटके और मिट्टी का सामान पूरा। तो इसकी जो चाक है, जिसको वो ऐसे से घुमा के वो बनाता है ना, आकार देता है, जिससे चक्की या चाक बोल सकते हैं, ये कहां पर मिली? जल्दी बताएं, बोलो। हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद भाई देखो, कुम्हार अगर चाक बनाएगा या मिट्टी के बर्तन बनाएगा तो खाना पीना खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। तो खाना कहां रखेगा? अन्नागार। क्या बोलोगे? अन्ना। तो हड़प्पा सभ्यता में और क्या मिला? क्या मिला? अब एक मूर्ति मिली जिसे हम बोलते हैं मातृत्व देवी की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? मातृत्व देवी। भाई पूजा पाठ भी करेगा कुम्हार? नहीं करेगा क्या पूजा? तो मातृत्व देवी की क्या मिली? मूर्ति मिली। अब जल्दी बताएं कि भैया वो खाना खाएगा, देवी खाना रखेगा, खाना खाएगा, देवी जी की पूजा करेगा, तो कहीं निश्चित स्थान होना चाहिए कि नहीं होना? तो उसको और भाई साहब किसकी आवश्यकता है? श्रमिक निवास। काय की आवश्यकता है? श्रमिक निवास। तो जल्दी बताएं, कुम्हार की चाक कहां मिली? अन्नागार। अन्नागार का मतलब ये होता है भोजन को रखने की जगह। तो अन्नागार कहां मिला? पूजा किसकी करी? मातृ देवी। अरे हाँ या ना? उसके बाद भाई श्रमिक निवास। अरे हाँ या ना? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद अब इसे मिलेगा ताबूत। क्या मिलेगा? ताबूत। ताबूत किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। ताबूत क्या होता है? ताबूत, हाँ, जब लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद उसको एक बक्से में रख देते हैं और उस बक्से को मिट्टी में दबा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ताबूत। तो दबाने के बाद की घटना नहीं, वो जो बॉक्स रहता है उसे ही क्या कहा जाता है? ताबूत। क्या कहा जाता है? अब उसके बाद RH-37, ये क्या है? ये कब्रिस्तान। ये क्या है? कब्रिस्तान। RH-47 नहीं बेटा, RH-37। ये क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मिला। देखो अपडेट है ना पूरा मटेरियल। RH-37 ये क्या मिला इन्हें? कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान के बाद इन्हें एक और चीज मिली, ओखली। क्या मिली? ओखली। ओखली का सुना है आपने? क्या होती है ओखली, बताएं। जहां तक मुझे जानकारी है, ओखली एक बहुत बड़ी चक्की होती थी पुराने जमाने में, जिसमें एक बहुत बड़ा बांस होता था और उस बांस में बैलों को बांधकर वो ऐसा चक्की को गोल गोल घुमाते थे, तो उसमें जो भी अनाज वगैरह रहता था उसको नहीं बोलते। अच्छा वो रहती है ओखली, मतलब नीचे एक गड्ढा रहता है तो उसमें कुछ भी डाल के ऐसे कूटना, उसे ओखली कहते हैं। ओखली में सर देना, ठीक है।
अब यहां पर एक बात और सुने, सबसे वीआईपी क्वेश्चन यहां पर ये बनेगा कि स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला, हमें कहां से मिला, और हाथी के अवशेष भी हमें कहां से मिले। तो हम कह सकते हैं कि भैया हाथी जो है, हाथी, यू नो अबाउट हाथी, तो हाथी के अवशेष कहां पर मिले हैं, अरे बोलो, स्वास्तिक का चिन्ह कहां से मिला, मातृ देवी। अच्छा, उसके बाद खोज किसने करी हड़प्पा की, कहां पर है, पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला। हड़प्पा सभ्यता कहां पर है, पाकिस्तान का। अच्छा, दयाराम साहनी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने खोज किसकी की, बहुत बढ़िया। अब एक बात और सुनो, यहां पर अगर अपन बात करें कि भाई हड़प्पा करते थे, अच्छा, कुम्हार की चाक मिली कि नहीं, अन्नागार मिला कि नहीं, अच्छा, मातृ देवी की मूर्ति मिली कि नहीं, अच्छा, स्वास्तिक का चिन्ह मिला कि नहीं, रहे हो बुरे मुंह के, जरा पढ़ ले। देखो, स्वास्तिक बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, कुम्हार की चाक, अन्नागार, मातृ देवी, श्रमिक निवास, ओखली, स्वास्तिक और हाथी, ये सब चीजें हमें कहां से मिली हैं, ये सब हाथ कहां से मिली है हमें, हड़प्पा। अब एक चीज यहां पर ध्यान से रखना, अगली हम चीज पढ़ेंगे चनहुंदड़ो। देखो, चनहुंदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, जिसमें दड़ो हो, दड़ो, यू नो अबाउट दड़ो, तो ये सब कहां पर देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान। कहां पर देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान। तो चनहुंदड़ो भी कहां होगा, पाकिस्तान। चनहुंदड़ो कहां होगा, पाकिस्तान। अब देखिए, इसकी खोज किसने करी थी भाई, गोपाल मजूमदार। किसने खोज करी थी, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। इसने काय की खोज करी थी, गोपाल मजूमदार। ठीक है, ध्यान रखना, चने, चनहुंदड़ो का मतलब है चने, और चने कौन खाते हैं, मजदूर। कौन खाते हैं, मजदूर, क्योंकि चने से ही क्या बनती है, दाल। दाल को दार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, चनहुंदड़ो में बहुत आईएमपी सवाल है, चनहुंदड़ो मतलब चने, और चने कौन खा रहे हैं, मजदूर। तो चनहुंदड़ो जो है भाई साहब, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। और ये जो है, इसकी खोज कब हुई थी, 1937। कब हुई थी, 1937। ये कहां पर है, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत कहां पर पड़ जाता है भैया, पाकिस्तान। सिंध प्रांत कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान। सिंध प्रांत कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान। हमारे पंजाब जो इलाका है ना, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब से लगा हुआ पाकिस्तान का, उसी को सिंध प्रांत कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कब भैया आंख खोल के सो गया होगा दादा, तो उतार पहले, तो देख, इतना ही देखा तो रही। अब देखो, चनहुंदड़ो, गोपाल मजूमदार, खोज कब हुई थी चनहुंदड़ो की। अब बिल्कुल ध्यान से एक बात सुनो, जितनी भी महिलाओं की सामग्री होती, जैसे अगर आपसे पूछे लिपस्टिक कहां मिली, अरे बताओ ना, सच में लिपस्टिक मिली है, प्रिंस को तो पता होगा लिपस्टिक किसे कहते हैं, लिपस्टिक कहां मिली, अरे बताओ, चनहुंदड़ो। और जितने भी क्रीम, पाउडर, एनाकंगा, ये सब कहां मिलेंगे। आपसे पूछे शीशा कहां मिला, तो बाइयों के तैयार होने की जो सामग्री है, उस जमाने की पटमलाई यही थी बेटा, है ना। मतलब चनहुंदड़ो पटमलाई समझ लो आप, अच्छा तरीके। पटमलाई कैसे कहते हैं, चनहुंदड़ो। किसने खोज की थी, गोपाल मजूमदार। अरे नाम से ही समझ में आ रहा, देखो भाई, आदमी महिलाओं के मेकअप के सामान के चक्कर में मजदूर बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप याद रखना, सुई धागा बहुत जरूरी है, सुई धागा। सुई धागा भी कहां मिले, अरे बताइए, सुई धागा कहां मिले, चनहुंदड़ो। लिपस्टिक और एनाकंगा कहां मिले, अच्छा। आपसे पूछे अलंकृत ईंट, मतलब सजी हुई ईंट एकदम, कहां मिलेगी, यही मिलेगी। अब बताओ, आदमी कभी अलंकृत मतलब कोई सजाने बजाने काम करता है, महिलाओं को देखना, कभी तुलसी का जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, तुलसी का, तुलसी कोट, वो
आदमी बनाएगा तुलसी कोट को बना के लगा, महिलाएं बनाएंगी तुलसी कोट बनाएंगी, उसमें ऐसी सी डिजाइन बनाएंगी, है फिर उसको सीताराम लिखेंगी, फिर चक्र बनाएंगे उसको साथ, या ओम बना देंगी, है ना। तो कुछ भी, तो अलंकृत जो है ईंट, ईंट ये भी यहीं पर मिलेगी, ठीक है। नक्काशीदार मन के समझते हो, मिट्टी के बर्तन, ये भी यहीं पर मिले। नक्काशीदार आदमी को इतना टाइम नहीं रहता है, वो बेचारा क्या करेगा, रोटी पानी कमा के वो खिलाएगा। तुमने देखा खेती कर रहा है बेचारा, पहिया और बैल, स्थायी निवास, घर बनाना, कुल्हाड़ी चला रहा है, उनको कुछ नहीं है, उनको निकल जाओ एकदम, चल तो चल। तो यहां पर एक बात और सुनना, कुत्ता के साथ बिल्ली के चरण मिले हैं। क्या मिले हैं? मतलब बिल्ली भाग रही है और कुत्ता क्या कर रहा है, उसका पीछा। मतलब आप समझ रहे हो कितना बुरा समय आ गया है, मतलब बिल्ली को बेचारी को जान बचाना पड़ रहा है, अभी भी वही हाल है। तो चरहूदड़ों की खोज किसने की? गोपाल। बिल्कुल अलग अलग है। आपसे पूछे कि अन्नागार, हड़प्पा, अब भी पढ़ाया, सो गई का का बाबू है नहीं कुछ, उसका मुंह बिल्कुल सो जाता है आंख खोल के। तो बिल्ली और कुत्ता, इनके चरण पद या बोल सकते हैं कदमों के निशान भी यहीं से खोजे गए हैं, ठीक है। एक सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर थे, जितने भी शहर थे, वो सबके सब बाउंड्री में कवर्ड थे, मतलब सबकी बाउंड्री थी। केवल यही नहीं था बिना बाउंड्री। क्यों नहीं था? कारण समझ सकते हो, महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ था भाई साहब। जहां महिला रहेगी फिर उसको काहे की दिक्कत है, बिल्कुल समझ। तो लिपस्टिक, शीशा, सुई धागा, अलंकृत ईंट, नक्काशीदार मन के, बिल्ली, कुत्ता, और ऐसा शहर जिसका कोई दुर्ग या बाउंड्री नहीं है, ये कौन था? चंद्र। अब आगे हम समझ में आ रहा ना? चल पहले अपन पिछले वाले को देख लेते हैं, ये पढ़ लो पहले अच्छे से कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। इसमें हड़प्पा एक शहर था, हड़प्पा शहर को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। और रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। 1921 में पाकिस्तान के मांटगोमरी शहर में इसकी खोज हुई थी। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप नाम के 2 व्यक्तियों ने खोजा था। कुम्हार की चाक, अन्नागार, मातृ देवी, श्रमिक निवास, ताबूत, RA-37, ओखली, साथिया और साथिया बोलते हैं ना अपन इसको, स्वास्थ्य में। चल अब देखिए, चनहुंदड़ो जो है इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार। ये कहां पर स्थित है? पाकिस्तान। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। लिपस्टिक, शीशा, पानी की बोतल दे भाई। ओ मोबाइल चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। हाँ बैठ जा, बैठ जा, ऑनलाइन क्लास चल रही है बेटा, इधर भी देख ले। बोल दो बेबी, बाद में बात करेंगे। भैया क्लास में बैठे, हमारी भी बेबी है, 4-5 बेबी है हमारे पास, तो इतने इतराओ मत। चलो आगे चलेंगे मोहनजोदड़ो के पास। किसके पास चलेंगे? मोहन। इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो, जितने भी लोग बैठे हुए, सबको फायदा मिलेगा, सबका लेवल निकलेगा। 3-3 आदमी को जोड़ते जाओ, है ना। देख लेवल निकलता ना, वो क्या बोलते हैं, वो चेन सिस्टम में नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग। 3 लोगों को जोड़ो, उनसे कहो वो 3 लोगों को जोड़ेंगे, लेवल निकलेगा। चलिए अब चलेंगे मोहनजोदड़ो के पास। इधर देखो, मोहनजोदड़ो के पास चलेंगे। इसकी खोज किसने की थी या इसकी खुदाई किसने की थी? राखलादास बनर्जी। किसने की थी? राखलादास बनर्जी। अब इसको याद करना है भैया, याद रखना, ऐसे याद कर लेना कि मोहन नाम का जो लड़का है, कई सारे तरीके होते हैं, ये नहीं होता कि मैंने ट्रिक बना दी तो आई एम दी बेस्ट। यार तुम खुद ट्रिक बना लो, मैं आपको बता रहा हूं। मोहन जो है क्या काम का? मोहन कौन है? दर्जी। मोहन कौन है बेटा? दर्जी। तो मोहनजोदड़ो खोज करता राखलादास बनर्जी। कुछ भी याद कर लो यार, ट्रिक बनाने में क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखलादास बनर्जी। 1922 में इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1922। और बता चुका हूं, यहां दड़ो लिखा है, दड़ो, तो ये कहां पर होगा? पाकिस्तान। ये कहां होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन है अपना?
बच्चा। शाबाश, बहुत आगे जाओ। तो ये पाकिस्तान में, अरे हाँ, पाकिस्तान में क्या बोलोगे भाई, पाकिस्तान में जो है इसकी खोज हुई थी। अच्छा, किसने की थी? राखलादास बनर्जी। अब ये पाकिस्तान में खोजा गया था, पाकिस्तान में कौन से शहर में खोजा गया था? लरकाना। कौन सा? लरकाना। पाकिस्तान में कौन से शहर में? ललखान। और ध्यान रखना, पाकिस्तान में एक और शहर है ननकानाबाद। ननकानाबाद, जहां पर किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक देव। सिख समाज के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवे अर्जुन देव। चलिए छोड़िए, यहां देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम बात करें, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, आगे महीने भर में पहुंच जाएंगे वहां। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर अपन बात करें तो भैया देखो, ध्यान से समझना। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो वैज्ञानिक देख के हैरान हुआ। उन्होंने कहा क्यों भाई, अभी तक क्या हो रहा था यार, देखो लाशों का, लाश मिल रही थी, यहां मिल गई लाश, वहां मिल गई, भाई दफना रहे हैं कब्रिस्तान। यहां पर खुदाई हुई तो लाशें कहीं नहीं मिली, और एक ही जगह पर पूरी लाश मिल गई। इतनी लाश देख के हैरान, उन्होंने कहा यार एक साथ इतने लोगों की मौत कैसे हो सकती है? किसी का हाथ गायब, किसी का सर गायब। तो समझ गए कि भाई साहब यहां पर बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें सबके सब लोग मर गए, कट गए। समझ रहे हो कि नहीं? तो लड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं है ना अच्छी बात? ठीक। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। और सिंधु सभ्यता का कालीन नगर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कालीन नगर। क्योंकि कालीन का मतलब क्या होता है? चटाई। कालीन का मतलब क्या कहते हैं? कालीन का मतलब लाशों का ढेर किसे कहते हैं? हाँ है ना? और ध्यान